ओके, तो स्टीम इंजन के साथ में पॉल्यूशन जो है वो बिगिन हुआ। उससे पहले पॉल्यूशन वाज जस्ट नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन और आर्टिफिशियल या मैन मेड पॉल्यूशन में आप डिफरेंस जानते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन? फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, वेरी क्लियरली हमारे दिमाग में यही आएगा कि फॉरेस्ट फायर जो है वो सबसे बड़ा कारण है। वल्केनो इज वेरी बिग रीजन, क्योंकि वो वल्केनो से काफी सारा जो है मतलब वेस्ट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा क्या नाम से रेन वगैरह के साथ में जो बहुत सारी गंदगी बारिश मतलब वो फ्लड वगैरह जो आ रहे हैं उसके साथ में, तो दे वर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। और इतना पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्लीन हो सकता है। एनवायरनमेंट हैज गॉट इट्स ओन क्लीनिंग, ठीक है। तो एनवायरनमेंट अपने क्लीनिंग इफेक्ट से उसको साफ कर देते, तो इट नेवर पोज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। और प्रॉब्लम जब आई है वो 19 सेंचुरी के साथ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि हमको सोचना पड़ा, हमको एक नए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जरूरत पड़ी, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज नॉट ओनली टेलिंग अबाउट द सिंपल मतलब हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और बल्कि इसने क्या एक नया रिलेशनशिप समझाया हमको कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड अस, जो कि हम इंडियन काफी सालों से मतलब बहुत जनरेशन पहले से जानते हैं। हमारे यहाँ पे तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहाँ हम मानते हैं कि मतलब जियो और जाने जीने तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, बिना बात किसी को तकलीफ नहीं दें, है ना। तो हमारी तो नेचर हमेशा से ये रही। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द साइंस, द एनवायरमेंट हैज बिकम वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों ने जो है इतनी सारी इंडस्ट्रीज और इतनी सारी मशीन्स और इतने, और उन लोगों का आइडिया ही चेंज हो गया। लेकिन जब एक्सेस पैसा आ जाता है ना, तो लोग जो है दुनिया भर की चीजें करने लग जाते हैं। तो वहीं के साथ में जो है तरीके मतलब चेंज होता है। हम जो है इस चैप्टर मतलब ये जो यूनिट है, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट में 4 चैप्टर है। पहला है 13 चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड 16 चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज फाइनली वही चैप्टर है जिसको कि हम पढ़ने के हिसाब से ये वाला नया ब्रांच हमने शुरू किया, ठीक है। लेट अस स्टडी कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। तुमको दिख रहा है? इस तरफ आ जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें, बायो में, आप और मैं, हमारी पोजीशन यहाँ पर बैठ रही है। कहाँ पे? हम कहते हैं अपने आप को कि वी आर इंडिविजुअल। हम यहाँ पर हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। वेयर आर वी? तो इंडिविजुअल के फॉर्म में से बहुत सारी जगह मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल वैल्यू देन बिकम पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट लेवल जो है इकोसिस्टम का वो क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन तो एक स्पीशीज की होती है। क्या केवल एक अकेला इंडिविजुअल कोई रह नहीं सकता? तो हमको लगा कि आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन अकेली भी नहीं रह सकते, बिकॉज की पॉपुलेशन है तो उसको खाने पीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसको मतलब से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, प्लांट्स चाहिए होंगे, कुछ एनिमल्स चाहिए होंगे, कुछ उसके फ्रेंडली एनिमल्स होंगे, कुछ उसको हार्म करने वाले एनिमल्स होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन के साथ में अपने जो है, ये पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीशीज की होती है, ऐसे कई सारी स्पीशीज की पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन। हाँ, जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिल रही है उनके सबके पॉपुलेशन को अगर हम एक जगह पे मिलने वाले पॉपुलेशन को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी अकेली भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर हम सोचे कि केवल लिविंग बीइंग सर्वाइव की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, रेनफॉल की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे नॉन बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स भी चाहिए होंगे। तो अगर हम कम्युनिटी के लिए कह रहे हैं कि वो सारे के सारे लिविंग फैक्टर है, पॉपुलेशन लिविंग फैक्टर है, इंडिविजुअल अपने आप में एक सिंगल इंडिविजुअल है, लिविंग इंडिविजुअल है, तो कम्युनिटी के अंदर हमको नॉन लिविंग थिंग्स को भी इंक्लूड करना है। तो जब हम नॉन लिविंग इंक्लूड कर देंगे तो वो एक नया लेवल बनाएगा, उसको कहेंगे इकोसिस्टम। दिस इज नॉन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इकोसिस्टम, ठीक है। सो ये आया हमारा नेक्स्ट लेवल इकोसिस्टम, जो हमारा चैप्टर 14 रहेगा शायद। हाँ, 14 चैप्टर इज इकोसिस्टम। इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम।
इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वी आर स्टडीइंग इन चैप्टर 30, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर के अंदर, और जो है उसके आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन की इकोसिस्टम की हायरार्की का पार्ट नहीं है, और एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर आपकी आवाज बार बार बीच में अटक अटक के आ रही है। आ रही है? अभी ठीक आ रही है? हम हवा खा रहे थे। यस सर। आप हवा भी नहीं खाए? ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या है, ये हेयरार्की है। हेयरार्की क्या होता है, मतलब एक लोअर लेवल टू हायर लेवल जो हम चल रहे होते हैं उसको हम हेयरार्की कहते हैं। तो हमने जो है पढ़ा कि अब इंडिविजुअल जो है, इंसान जो है, एक सिंगल स्पीशीज का मेंबर जो है, उसको अगर हमने एक इंडिविजुअल माना तो वो इंडिविजुअल यहाँ है। इंडिविजुअल के जैसे काफी सारे इंडिविजुअल ऑफ सिंगल स्पीशीज रहेंगे तो उसको हम पॉपुलेशन कह देंगे। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विल come together to form community. Community plus non-living factor will form ecosystem. इकोसिस्टम जब बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बायोम। और बायोम जो है सारी दुनिया के सारे बायोम को हम मिला देते हैं तो वो बन जाती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, बायो मतलब लाइफ स्फीयर मतलब गोला, दैट इज वो प्लैनेट और वो सरफेस जिसके ऊपर की लाइफ मिल रही है उसको हम बायोस्फीयर कह देंगे। तो लाइफ इज फाउंड, आज तक का रिकॉर्ड तो यही कहता है कि लाइफ केवल अर्थ पे मिलती है, तो एंटायर अर्थ जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है। बायोम जो है अर्थ को अपन ने 3 पार्ट के अंदर मेनली डिवाइड कर दिया, वो है दैट इज द क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो उनकी बात करेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे, दैट इज 3 बायोम। तो बायोम के अंदर क्या क्या आ गया, ऐसे एक हाथ लगता सब गायब हो जाता। तो बायोम 3 है हमारे पास में, एटमोस्फेयर हवा वाला, लिथोस्फेयर जमीन का, एंड हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे सारे के सारे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मिलकर के जो है ये 3 बायोम बना रहे हैं। फिर इनको अपन ने इकोसिस्टम में चेंज कर दिया। इकोसिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसी को हमको पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं ये कहूँ तो एक तरह से बैलेंस है, एक तरह का इंटरएक्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच। ठीक है। नॉन लिविंग चीजें जो है वो लिविंग बीइंग्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है इज द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, और लिविंग बीइंग जो है नॉन लिविंग को मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो इन ए वे देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो हम इकोसिस्टम को कहेंगे, इको मतलब एनवायरमेंट, सिस्टम का मतलब तो आप जानते हैं, वेयरएवर टू और मोर थिंग्स आर वर्किंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, तो वी कॉल इट एज अ सिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट, और हम इनको कह सकते हैं व्हेन the living and non-living things of a environment are working in a perfect balance, है ना, maintaining each other, तो हम उसको कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, उसको आप और मैं जाकर के कुछ मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि आजकल हम देख रहे हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं। हर कंट्री ने अपना जो है कुछ डिपार्टमेंट बना दिया है एनवायरमेंट के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ये बोर्ड एंड दैट बोर्ड एंड ऑल। वैसे एनवायरमेंट जो है अपने आप से मैनेज होता है। आप ये देखिए कि आपको कोई बिल्लियों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको कोई ड्रैगन फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो इंसान पे डिपेंडेंट है उन्हीं की पॉपुलेशन और उन्हीं चीजों के ऊपर हमारी प्रॉब्लम आ रही है। We are getting affected by the population of dog, population of cattle, population of some other animals like rat, जो इंसान और इंसान के साथ में रह रहे हैं, जो ह्यूमन और ह्यूमन के सराउंडिंग में रह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की पॉपुलेशन को हमको कंट्रोल करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम जो है मतलब हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज। तो एनवायरमेंट जो है वो अपने आप से सेल्फ सस्टेनिंग है। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे इकोसिस्टम की? इकोसिस्टम की डेफिनेशन आएगी, इकोसिस्टम इज self-sustaining energy driven interaction
of living and non-living environment. ठीक है, वो एक सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब अपने आप से। आप कभी कभी देखा कि फिश आकर के आपसे खाना मांग रही हो किसी नदी में, तालाब में, बोले कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, भूखे हैं, तो नेचर ये कहती है कि आप मर जाइए। जितना फूड अवेलेबल है उतना ही आपको सस्टेन करना, उससे ज्यादा जो है उनके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो वो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, दैट ऑल विल स्टडी इन दिस चैप्टर। एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन को वो जगह वो होल्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब दे हैव टू डाई, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, दे हैव टू कीप द प्लेस फॉर द अदर्स इंडिविजुअल्स, है ना। तो वो सेल्फ सस्टेनिंग है। जब पॉपुलेशन कम हो जाती है, अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन विल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन। रिसोर्सेज आर प्लेंटी, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन राइजेस अप। अभी बारिश का मौसम है, जगह जगह घास उग रही है, तो उसी हिसाब से इंसेक्ट के नंबर बढ़ जाते हैं। जब इंसेक्ट के नंबर बढ़ते हैं तो वी सी फ्रॉग्स के नंबर बढ़ जाएंगे, स्नेक्स के नंबर बढ़ जाएंगे। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल सी देयर नंबर विल कम स्लोली, इनके नंबर कम होते जाएंगे, तो आपको कोई ना इंसेक्ट दिखने वाला है, ना कोई स्नेक दिखने वाला है, ना कुछ। गर्मियां आते आते इनमें से किसी भी चीज का आपको नामो निशान नहीं दिखेगा, सबके सब हाइड हो जाएंगे। तो ये अपने आप से मेंटेन हो रहे हैं, सेल्फ सस्टेनिंग, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये किससे चल रहा है? ये पूरा सिस्टम केवल एक चीज पे चल रहा है, वो चीज क्या है? वो है सन। ठीक है, जिस दिन सन खत्म, ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म। तो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो एनर्जी से चल रहा है, एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ठीक है, और ये इंटरेक्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग का, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर नॉन लिविंग जो है वो कम हो जाएंगे तो नेचुरली लिविंग विल बी गेटिंग ओवर, एंड जब लिविंग के नंबर बढ़ जाएंगे तो नॉन लिविंग विल बी अफेक्टेड। तो वो अपने आप से एक दूसरे को मेंटेन कर लेंगे। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम इस चैप्टर, मतलब जो मेनली है इकोसिस्टम, वही मतलब इकोलॉजी की जान होती है। तो चलिए, इतना तो हमने पढ़ लिया। इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑफ दिस ब्रांच और दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द यूनिट। हम जो है इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, इकोलॉजी क्या है, यहाँ पे क्या डिफाइन किया है इन्होंने। Diversity is not only characteristic of living beings but also a certain biology textbook. Biology is represented either as a botany, zoology, microbiology, or as a classical, modern, and later as a euphemism of the modern aspect of biology. तो आज हम मतलब पहले हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ रहे थे एज अ बायोलॉजी, फिर थोड़े दिनों बाद हम तो समझने लगे जूलॉजी एंड बॉटनी, दे आर द मेजर ब्रांच। फिर हमको मालूम पड़ा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बायो को तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उसके अंदर हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ऑल। ठीक है, तो वहां पे भी काफी सारी चीजें। तो लकीली वी हैव सम many threads that have that weave the different areas of the biological information on unifying principle. Ecology is one such thread, okay, which gives the holistic perspective of the biology. तो इकोलॉजी जो है मतलब एक अप्रोच बता रहा है जहां हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे मेंटेन करेंगे। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये स्पीशीज बिल्कुल खराब है, इसको तो मर ही जाना चाहिए। इकोलॉजी के हिसाब से हर स्पीशीज का प्लेस है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज प्लेइंग सम इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, सुबह मेरी वाइफ ने कहा ये लिजर्ड यहाँ पर, आई डोंट वांट टू सी इट, मैंने उसको मार तो दिया, लेकिन मैंने कहा कि इट वाज द बिकॉज ऑफ द लिजर्ड हमारे कॉकरोच नहीं आ रहे थे घर में। अब ये नहीं है तो कॉकरोच के लिए रास्ता बन गया। वो बोले अब हमारे को कौन खाएगा। ठीक है, तो समवेयर इन द पास्ट, जैसे चाइना में जो है मतलब वो स्नेक्स बहुत ज्यादा हो गए, तो उन्होंने स्नेक्स को मार डाला। उन्होंने कहा भैया चाइनीज तो आप जानते हैं ना, वो कुछ भी चीज खा जाते हैं। तो जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया ठीक है, जहाँ स्नेक मिले मारो खा जाओ। तो एज द स्नेक्स वर बीइंग मतलब ईटन अवे, तो वहां पे क्या रैट्स का नंबर बढ़ गया। अब रैट्स क्या खाएगा, रैट्स तो ग्रेन्स खाएगा। तो जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे लिए, उसको रैट्स खाने लगे। तो अल्टीमेटली ये एक बैलेंस है, एवरी स्पीशीज इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। तो देयर इज एन इंटरैक्शन, और दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं कि हम क्रोकोडाइल को भी नहीं मार सकते, हम लायन को भी नहीं मार सकते, टाइगर को भी नहीं मार सकते हैं, दो दे मे बी हार्मफुल फॉर अस, लेकिन उनका रोल है एनवायरमेंट के अंदर। एवरी स्पीशीज इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। तो यही चीजें हमको यहाँ समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको होलिस्टिक अप्रोच का है ना, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। So that is very important. Now, while remaining an individual, interact with other organisms, a physical habitat as a group, and hence behave as an organized or
ऑर्गेनिज्म होल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले हम इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम और इवन एज अ, फिर थोड़ा और लेवल पे जाएंगे सबसे बड़े वाले इस पे तो आ जाएगा वो बायोस्फीयर। इकोलॉजी एक्सप्लेन टू अस ऑल दिस। तो आप यहाँ पे केवल अपना अपना नहीं सोच सकते हैं, जैसे जो कि जनरली हम सोचते हैं, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि चाइनीज बहुत गंदे हैं, वो किसी भी चीज को मार जाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर मेंटेनिंग देयर दिस थिंग। ऐसा नहीं है वो वहां अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें खत्म ही हो गई, ठीक है। तो समाव दे, वो उनकी साइंस होगी, वो उनके लॉजिक होंगे, जो लॉजिक्स होंगे जिसके हिसाब से वो चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है अगर सारे टर्टल वो खा चुके होते तो टर्टल बचते ही नहीं है संसार के अंदर, मतलब कम से कम वहां तो नहीं मिलते, पर वहां के मार्केट में आप कभी भी जाओ आपको मिलते हैं। दैट मीन्स दे आर मेंटेनिंग, दे आर कल्चरिंग, दे आर वॉट एवर दे आर डूइंग। तो वो एक्सेस को ही कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी स्पीशीज को या कोई स्पीशीज का नामो निशान मिटा दिया हो दुनिया से, ठीक है। A particular aspect of this is to study the anthropogenic environment. Now, anthropogenic क्या होता है? Anybody? Word anthropology, anthropogenic क्या होता है? ह्यूमन से रिलेटेड जो ब्रांच होती है, कोई भी चीज को अगर हम इंसान से रिलेटेड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान के द्वारा बनाई हुई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम ही तो बिगाड़ रहे हैं, हम ही तो माइंस बना रहे हैं, हम ही तो जंगल खत्म कर रहे हैं, हम ही तो रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो हमने ही इस एनवायरमेंट को खत्म करा है। सबसे बड़े विलेन तो हम ही है दुनिया के, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कछुआ धीरे चलता है तो चलो मोटरसाइकिल खरीद ले वो और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे। ये सारे तो हमारे कर्म है, हम ही करते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स, we are only polluting the environment right from the morning first time when we get up to the late night when we are sleeping and next morning we'll get up। पूरे टाइम कुछ नहीं किसी न किसी तरीके से हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्ट है, बिजली चल रही है तो इसको बिजली बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोयला चल रहा होगा। ये बेवकूफ़ी है कोई अगर हम ये कहें कि भाई पेट्रोल इसलिए हमको गाड़ियां, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां इसलिए बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बिजली कौन सी बिना पॉल्यूशन के आ रही? वो बनाने के लिए भी हमको उतना ही पॉल्यूशन करना पड़ेगा। सो टुमारो द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज एज द व्हीकल्स विल, मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल विल फ्लाई ऑन द रोड। तो हम और ज्यादा कोयला जलाएंगे, और ज्यादा कोई और तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा सोच है। दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हम फॉरेस्ट डिग्रेड कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, हम स्पीशीज खत्म कर रहे हैं, हमने इम्बैलेंस किया। नॉट टुडे, ये तो बरसों से होता आ रहा है, ठीक है। और इसके कई सारे स्टडीज जो है, आपने केस स्टडी इवन क्लास 10th में भी पढ़ा है ना। तो डिग्रेडेशन एंड द सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैज रेज्ड, ठीक है। और सोशो पॉलिटिकल इश्यूज जब आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कंट्रीज की, है ना, तो की कुछ बाउंड्रीज होती है। वो बाउंड्रीज हमारे और आपके लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए थोड़ी है, ठीक है। लेकिन हमने उनको भी रोक दिया। हमने एनिमल्स को तो कम से कम रोक ही दिया, बर्ड्स को तो हम नहीं रोक सकते। तो दिस यूनिट डिस्क्राइब्ड as well as takes a critical view of above aspects। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, काफी बड़ा हो गया। अब ये रामदेव मिश्रा जी के बारे में आप पढ़ लीजिए। यहाँ आते हैं चैप्टर 30, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हर स्पीशीज का एक इंडिविजुअल जो होगा वो उसका ऑर्गेनिज्म होगा। तो एक बकरी, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक मकड़ी, बहुत बड़ी वाली है, डर लगता है क्या मकड़ी से? तो मार दी थी मैंने, तुम्हारे पीछे पड़ी होगी मरी। इस रूम में बहुत दिनों बाद आए थे ना। तो ये है। तो एक एक इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज का लेंगे तो वो उसका ऑर्गेनिज्म कहलाए। और जब वो इंडिविजुअल किसी एरिया में रहने वाले जो इंडिविजुअल है उनका मास, उनका कलेक्शन, उनके सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर देंगे तो पॉपुलेशन। तो हम जनरली पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो हमको ह्यूमन पॉपुलेशन नजर आती है। हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि हम पॉपुलेशन इज समथिंग व्हाट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। इट इज नॉट सो। पॉपुलेशन इज फॉर एनी स्पीशीज। वो गाय की पॉपुलेशन, कुत्ते की पॉपुलेशन, घास की पॉपुलेशन, नीम के पेड़ की पॉपुलेशन, बफेलो मतलब दरगद के पेड़ की पॉपुलेशन, हर किसी भी स्पीशीज के मेंबर जो किसी एक जगह पर रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में,
इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे तो हमको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमको एरिया भी डिफाइन करना पड़ेगा, और कई स्पीशीज में तो वॉल्यूम भी डिफाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स वगैरह हैं, जैसे पानी में रहने वाली फिश है वो पूरे लेवल में कहीं पे भी मिल सकती है, तो वहाँ वॉल्यूम भी डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द बेटर वर्ड। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिए एरिया या वॉल्यूम डिफाइन करेंगे। इसके अलावा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और तो ये चीजें जरूरी होगा। अब मैं केवल पॉपुलेशन बता दूं ह्यूमन के और टाइम नहीं बताऊं कौन से साल की है तो बेकार हो जाएगा, ये एरिया नहीं बताऊं कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो हमको ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। और लिविंग बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एंड डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। ये तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक लिटरेचर का पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। complexity by investigating the processes of the various level of biological organization and micromolecular cells. सर Yes, आवाज नहीं आ रही? अरे सर आपकी आवाज बार बार अटक रही है। मेरी आवाज कट रही है, तुम्हारा इंटरनेट खराब हो रहा है। नो सर इंटरनेट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो ना पूरा सेंटेंस, तो बीच में एक दो वर्ड में आपकी आवाज ही अटक जा रही है। तो कोई और यस सर। सर बोल रही पंखी की आवाज नहीं है ये, सर पंखी की आवाज नहीं है ये। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये मीटिंग दोबारा शुरू करता हूँ। हाँ ना, वैसे भी टाइम तो हो ही गया था, वार्निंग तो आई गई थी। तो लेट अस सी इफ नेक्स्ट मीटिंग वर्क्स प्रॉपर। ओके, तो ये कह रहा है कि एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर अ बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क हाउ डज बर्ड सिंग। वो गाती कैसे है, छोटे बच्चे यही पूछते हैं। एंड व्हाई डज बर्ड सिंग, क्यों गा रही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है। हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैकेनिज्म की बात करता है ना, और जो वाई टाइप के क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है। हम दुनिया में जब भी किसी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो है इनके बारे में जानना चाह रहा है, वो कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाई, का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। वो नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ अ बर्ड डजंट सिंग, और व्हाट विल हैपन इफ अ बर्ड जो है वो अदर टाइप की आवाज करती है, सिंग नहीं कर रही बल्कि क्रॉक कर रही है, जोरदार आवाज कर रही है, तो उसका क्या मतलब है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जांपल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, कि भाई उसके वॉइस बॉक्स में जो है वोकल कॉर्ड होती है, वो वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये हमको मालूम पड़ गया। अब एनवायरनमेंट के अंदर भी, इकोसिस्टम के अंदर भी हम ऐसी बात करेंगे, है ना। हम ये बात करेंगे कि भाई वो क्या कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? और फिर हम बात करेंगे क्यों बढ़ रही है, या कोई स्पीशीज क्यों है, क्यों नहीं है ना, कि स्पाइडर क्यों बनाया भगवान ने, तो ये नहीं होता तो शायद 4 मच्छर ज्यादा होते जिनको वो खाता नहीं। ठीक है, तो वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है, तो हर एक की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वो हमको। तो वेयर इज द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरे तरह का वाई टाइप का क्वेश्चन है, वो क्या बता रहा है, यू मे द आंसर में लाई ऑन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद द अदर, दैट इज टू मेट ड्यूरिंग अ ब्रीडिंग सीजन, बट दैट इज नॉट ऑल। केवल मेट के लिए नहीं कर रही है वो, कई बार क्या होता है, जैसे आप सुबह में दाना डालता हूँ छत पे, तो कबूतर आते हैं, गुडरुगु गुडरुगु गुडरुगु, एंड विद इन नो टाइम सो मेनी पिजन कम्स। ठीक है, पहले इक्का आएगा, दुक्का आएंगे, 2 3 4, एक दो तो बैठे ही रहते हैं, वो उनको मालूम है कि हाँ सुबह अभी अभी आएंगे, है ना। तो जैसे मैं दाना डालता हूँ वो 2 4 नीचे आते हैं, एंड देन स्टार्ट देन दे स्टार्ट मेकिंग नॉइज, गुडुगु गुडुगु, एंड मतलब मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ती किसी को बुलाने की, एंड प्लेंटी ऑफ पिजन कम्स विद इन नो टाइम, दे ईट अवे एवरीथिंग एंड देन फ्रूट करके सब गायब हो जाते हैं। तो वहां उनकी आवाज अलग तरह की। कभी आपने देखा, कभी वो स्नेक या कोई कैट या किसी तरह का प्रेडेटर अगर जा रहा हो, तो जितने से ये बर्ड्स आवाज करती हैं, तो देन दे आर वार्निंग अदर्स कि भाई वहां पे कोई डेंजर है, डेंजरस सिचुएशन है, एंड एट द सेम दे आर फ्राइटनिंग दैट एनिमल ऑल्सो। अगर कोई स्नेक है, वो किसी बर्ड के नेस्ट के आसपास चल जाता है, तो ये बर्ड जो है इतनी जोर जोर से आवाज करती हैं, तो वो एक तरह से मतलब स्नेक को लगता है कि भाई सब दूसरों को भी पता पड़ गया, अदर्स में और ऑल्सो अवेक, तो उस स्नेक को अपने भी खतरा नजर आता है, तो कई टाइम वो अपने रास्ता बदल के चला जाता है। ठीक है, अब जानवर यही सोचता है कि जब वो अटैक करने जाए तो कोई दूसरा जानवर उसका अटैक करे। ठीक है,
तो जब स्नेक को लगता है कि यार इन सारी बर्ड्स ने इतना शोर किया, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा कोई प्रेडेटर आ जाए, तो देन दे आल्सो लिव। तो यहाँ पे क्या है, वो जो वाई है उसका अपना सिग्निफिकेंस है। वो मेट के लिए बुला रही होंगी शायद अपने पार्टनर को, या फिर हो सकता है कि वो खाने के लिए बुला रही होंगी, अब कि द फूड इज अवेलेबल देयर, और हो सकता है कि वो डेंजर्स बना, या फिर वो सुबह सुबह का अभिनंदन होता है उनका, है ना, अभिनंदन समारोह। ऑल द बर्ड जो है अर्ली मॉर्निंग दे आर हैप्पीली सिंगिंग। शाम पड़ते जैसे अंधेरा होता है ना, इनको दिखना बंद हो जाता है। बर्ड्स कैन नॉट सी इन डार्क। तो आप देखेंगे सारी बर्ड्स जो है दुबक के बैठ जाती हैं। एंड दैट टू नाइट वाली जो बर्ड्स होती है, प्रेडेटर्स, बैट एंड आउल एंड वो उस तरह की जो स्पीशीज होती है, दे ओनली आर एक्टिव इन द नाइट, दे कैन सी इन द नाइट। तो वही आ जाती है। ठीक है, बैट तो क्या देखती नहीं है, वो तो वॉइस से काम करती है। तो जो भी है, तो ये बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, बाकी सारी बर्ड्स जो है चुप करके बैठ जाती है। और सुबह होते ही इनको वापस लगता है और उनको दिखने लग गया, तो दे आर वेरी हैप्पी। एंड हैप्पी होने के साथ ही वो जो आवाज करने लगती है। ठीक है, तो ये उनका उनका एक वार्मथ एक्सचेंज है। तो ये अलग अलग रीजन है जिसके कारण की बर्ड जो है नॉइज करती है, ये हमको पता है। When you observe nature around you with the scientific frame in the mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why the night blooming flowers are generally white? रात में खिलने वाले फूल रात सफेद क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है भाई, फूल होते ही क्यों है? Why are flowers there? The flowers are there so that the pollination can take place, so that the pollinators can visit them. तो अगर वो रात वाले फ्लावर कलरफुल होंगे, डार्क कलर के होंगे, तो फिर वो किसी जानवर को मालूम कैसे पड़ेगा, किसी बर्ड को या इंसेक्ट को मालूम कैसे पड़ेगा कि वहां पे कुछ फ्लावर है? ठीक है, तो नेचुरली दे शुड बी वाइट एंड एट द सेम टाइम दे विल बी हैविंग, मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस रहेगी। जैसे आप हरिश्रृंगार देख लीजिए, रात की रानी देख लीजिए, या दूसरे चंपा वगैरह देख लीजिए, तो इनके फ्लावर जो होते हैं वो बड़ी खुशबू देते हैं। ठीक है, तो ये रात में खिलते हैं, सफेद रंग के होते हैं। धतूरा है हमारा शिव जी वाला, है ना, ये वाइट होते हैं। दिन में तो ये सब मुरझा जाने वाले होते हैं। नाउ हाउ डज वी नोज दैट द फ्लावर्स हैज नेक्टर? ये उनका एक्सपीरियंस होगा। एंड एट द सेम टाइम जो एक बी को मालूम पड़ जाता है कि वहाँ पास्चर है, तो वो एक खास तरह का डांस करती है, वेरी सिग्निफिकेंट। और वो डांस जो होती है दैट इनवाइट्स मेनी अदर पीस। ठीक है, तो वो एक उनका तरीका है। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? आपने पढ़ रखा है, व्हाई डू कैक्टस हैव थॉर्न्स? कौन बताएगा मुझे? शोपीस होगी शायद इनकी। कोई नहीं बोल रहा, बोलेंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन कम होगा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लीव्स। जो उनकी लीव्स होती हैं वो सब थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो थॉर्न्स जो होते हैं वो एक्चुअली लीव्स खत्म कर देती हैं, और स्टेम जो होता है वो खुद ग्रीन बन जाता है, सेकुलेंट बन जाता है, और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो लीव्स के नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू थॉर्न्स। तो थॉर्न्स विल गिव देम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आल्सो, कोई प्रेडेटर ग्रेजिंग एनिमल उसको खाने के। तो हाउ डज चिक रिकॉग्नाइज हिज ओन मदर? ये कौन सा क्वेश्चन है? कि कैसे रिकॉग्नाइज करता है अपनी मम्मी को? हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी? एक मदर के अंदर एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, या कोई खास टाइप का कुछ कुछ सेंसेशन होगा जिससे कि मतलब वो रिकॉग्नाइज करते होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक चिक को अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करने की इतनी जरूरत होगी, माँ खुद चिक को ज्यादा रिकॉग्नाइज करती होगी। तो जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ व्हाट इज दैट। इंसान के केस के अंदर तो क्या है, दैट द मदर हैज गॉट अ पर्टिकुलर स्मेल जो कि बच्चे को पहचान होती है। कई बार है जब हम बच्चों को किसी और के साथ में संभला के जाते हैं, तो वो टॉल या वो कपड़ा जो माँ ने पहन रखा है वो उसका कुछ उसको दे देते हैं, ताकि वो बच्चा जो है वो सुकून पाए, उसको लगे कि हाँ ये मेरी माँ ही है। ठीक है, तो इन जगहों पे जो होते हैं ये एक आइडियल मैकेनिज्म रहता है। चिक कैसे पहचानता होगा, आई डोंट नो। चैप्टर में अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं और इतना टाइम निकल गया। हाउ डज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म टू एंड इट्स फिजिकल, दैट इज अबायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो लाइट, पानी, हवा, रेनफॉल,
विंड फ्लो एंड मेनी अदर थिंग जो होती हैं, वो सब के सब हमको किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती है। आपने जाना है कि एवरी स्पीशीज लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। आप कैमल को जो है मतलब गर्म जगहों पे आसानी से पा सकते हैं। नाउ सिंस कैमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो किसी भी जगह पे मिल जाएगा। एट द सेम टाइम पोलर बेयर को आप कोटा में नहीं पा सकते, और मछली को तो आप कभी भी सड़क पे घूमते हुए नहीं देखेंगे। रैबिट्स ऑल्सो यू विल नॉट फाइंड इन द सिटीज। तो अगर आपसे पूछा जाए रैबिट्स कहाँ रहेंगे, तो चित्रांशी और इसके घर में रहेंगे। रैबिट कहाँ रहता है चित्रांशी? सर क्या? रैबिट कहाँ रहता है? तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? सर दे रहा है सर, वो अभी अटक गई थी सर। हाँ, रैबिट तो बुरो में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बरों में हाँ कि यस घरों में? सर। बरों में सर कि दोनों घरों में? जगह। सर दोनों जगह। ओके, तो रैबिट जो है दे आर एक्चुअली फाउंड इन द बुशेस, इन द बरोज, है ना। वो बुशेस के अंदर नीचे बरोज बना लेते हैं और वहां छुप जाते हैं, है ना, और वो वहीं मिले, तो वो उनका माइक्रो हैबिटेट है ना। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि नदी के किनारे पे कोई रैबिट मिल रहा होगा, क्योंकि वहां तो दैट इज द एरिया वेयर ऑल क्रोकोडाइल्स एंड क्या कहते हैं वो घड़ियाल्स एंड ऑल दे आर देयर, द प्रेडेटर्स, है ना, एंड ऑल अदर एनिमल्स जो है वहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो वहाँ रैबिट अगर मस्ती कर रहा होगा तो वो कभी जी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमको मालूम है हर ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर जगह पे। अब मैंगो ट्रीज जो है आपको इंडिया में मिलेंगे, लेकिन आप सोचो कि कनाडा में मैंगो मिल रहे हैं, तो ये तो असंभव सी बात है। नारियल जो है वो आपको बीचेस पे मिलेंगे, है ना। अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सदर्न कोस्टल रीजन में कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात और टिल वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहाँ सब जगह आपको मिल रहे हैं इन द कोस्टल रीजन। बट अगर आप सोचे कि कोटा में, तो आप बड़ी मुश्किल से तो पहली बात उसको उगा देंगे, वैसे आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करेंगे, येट इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, और अगर प्रोड्यूस फ्रूट्स देन ऑल्सो दे विल बी नॉट ऑफ दैट मार्क जो कि वो वहां पे प्रोड्यूस करे। अब केरला का नारियल अच्छा बड़ा, जो अगर अंदर से भी खोलें तो इतना बड़ा कम से कम निकलता, और हम यहाँ पे नारियल लेते हैं ठेले से, इतना सा वो मुर्गी के अंडे के बराबर का है, हाँ इतना सा निकलता है अंदर से, है ना। वो तो मतलब इट इज जस्ट ए शो पीस कि हाँ हम सेटिस्फाई हो लो कि हाँ वे नारियल है, अदरवाइज। तो ये एनवायरनमेंट का रोल है जो किसी किसी इंडिविजुअल की किसी जगह पे अपीयरेंस और सर्वाइवल एंड अदर चीजों को अफेक्ट कर रहा है। द इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी किन किन चीजों को अफेक्ट कर रही है? इकोलॉजी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, वो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, वो कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, और बायोम को अफेक्ट कर रहा है। अब एक्चुअली ये सब जो है वो इसके कारण है, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता है, तो उसके कारण दैट मींस द अदर इंडिविजुअल्स विल आल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दैट मींस पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है कम्युनिटी, विच इज हैविंग सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन। जैसा अगर हम हमारे एरिया की कोटा की पॉपुलेशन मतलब कम्युनिटी की बात करें, तो कोटा की कम्युनिटी में आपको क्या क्या मिलेगा? ह्यूमन मिल रहा है, ह्यूमन के बाद काऊ मिल रही है, बफेलोज मिल रहे हैं, डोंकीज मिल रहे हैं, क्या कहते हैं स्पैरोज मिल रहे हैं, पिजन मिल रहे हैं, हॉक मिल रहे हैं, ईगल्स मिल रहे हैं, और कौन से घोड़े वोड़े मिल रहे होंगे। प्लांट्स की बात करें तो हमको आम का पेड़ मिल रहा है, नीम का पेड़ सबसे ज्यादा मिल रहा है, बबूल के पेड़ मिल रहा है, बरगद के पेड़ मिल रहा है, पीपल के पेड़ मिल रहे हैं। थोड़े से कंट्री साइड में चल जाएंगे तो आप जो है सीजनल प्लांट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि भुट्टे वाले पेड़ उग रहे हैं, मतलब वो है ना कॉर्न। और उसके बाद आपको जो है थोड़े जो अभी अभी हमने फसल उगाई है, कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर, सितंबर चल रहा है, तो मतलब अभी क्या क्या चीजें उगाए होंगे, तो सोयाबीन वगैरह उगाया होगा, गेहूं वगैरह उगाए होंगे, तो ये चल रहे हैं। तो ये हमारी कोटा की पॉपुलेशन बना रहे, कम्युनिटी बना रहे हैं। तो कम्युनिटी में क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन आती है किसी भी चीज की, वो सब के सब मिलकर के कम्युनिटी बना रही है। एंड कम्युनिटी के बाद बायोम है। बायोम के अंदर क्या है, एक्चुअली इकोसिस्टम को बड़े लेवल पे ले जाते हैं तो बायोम। नाउ क्वेश्चन इज कि इकोसिस्टम की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इकोसिस्टम बताया था, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल मैं ये पॉन्ड को एक इकोसिस्टम मान लेता हूँ, ये एक पॉन्ड है मान लीजिए, इसके अंदर पानी पानी भरा हुआ है ना, इसमें सारा पानी भरा हुआ, तो ये पॉन्ड मान लेते हैं हम। इस पॉन्ड के अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में रह रहे हैं,
ठीक है, पानी है और ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व है और पानी बह रहा है या रुका हुआ है, डेप्थ ऑफ द वाटर, पीएच ऑफ द वाटर, सैलिनिटी ऑफ द वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द वाटर, ये सारे अबायोटिक फैक्टर हो गए। और इसमें बायोटिक फैक्टर के अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, मे बी सम एल्गी विल बी देयर, सम फाइटोप्लैंक्टन्स में भी देयर, ज़ूप्लैंक्टन्स में भी देयर, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ फिश होंगे, कुछ क्रोकोडाइल होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे। अब क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट लिमिटिंग टिल हियर, क्रोकोडाइल तो यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ भी चले जाएंगे। कुछ बर्ड्स हैं वो तो अपना एरिया थोड़ा और आगे तक ले जाती हैं। अब कुछ एनिमल्स हैं वो यहाँ तक आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ग्रेजिंग ग्रास है, तो उन्होंने अपना एरिया यहाँ तक बनाया, तो आपका इकोसिस्टम यहाँ तक एक्सपैंड हो गया। फिर कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे जो शायद यहाँ तक आते होंगे, तो कई ओवरलैपिंग रीजन्स हो जाते हैं। अगर हम उनको यहाँ इंक्लूड कर देते हैं तो उसके कारण इकोसिस्टम और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम को आप कहीं लेवल के अंदर या किसी एक लिमिट के अंदर बांध नहीं सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम कह देते हैं ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम और डेजर्ट एन इकोसिस्टम और पॉन्ड इज द इकोसिस्टम और लेक इज एन इकोसिस्टम। बट वो लेक का मतलब ये नहीं है कि वो लेक के आगे कुछ भी नहीं। There are number of aquatic organisms which are going out of the lake and there are other organisms which are going into the lake to catch their food or eat their food. ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग रह जाते हैं। तो हमने उसको अगर थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाएंगे इकोसिस्टम को, तो उसको हम कह देंगे बायोम। तो in this chapter we explore ecology at organism and population level। तो यहाँ हम जो है इन सारी चीजों को बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मात्र हुआ। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता होता है और वो रिश्ता क्या कहलाता है। ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं, अभी मैंने आपसे बार बार कहा है कि भाई आपको अगर आपको मैंगो ट्री देखना है तो आप कनाडा नहीं जा सकते, और अगर आपको रैबिट देखना है तो आप कोटा के सड़कों पे नहीं देख सकते, है ना। तो एवरी स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर इकोसिस्टम या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट उसको चाहिए होता है। तो वो एनवायरनमेंट से क्या है उसका रिलेशन, व्हाई इट इज फाउंड ओनली इन सर्टेन एनवायरनमेंट, हाउ दिस एनवायरनमेंट आर अफेक्टिंग देम। ठीक है, तो इन चीजों को हमको पढ़ना है। तो क्योंकि हमने पढ़ाई है बायोलॉजी, इकोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट से इसका रिश्ता समझ रहे हैं, हम इंटरेक्शन समझ रहे हैं, हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स आर इंटरएक्टेड विद वन अनदर। तो देखते हैं इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also for reproduction। दो चीजें जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, एक तो उसका सर्वाइवल और दूसरा उसका रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं दैट इज सस्टेनिंग एंड प्रोपेगेटिंग। तो ये जो है एनवायरनमेंट, जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और क्या कहते हैं लिविंग एंड ड्वेलिंग जो है वो दोनों अच्छी चलती रहेगी। तो यू मे हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन and the tilt on its axis causes annual variation। तो हमने पढ़ा है कि अर्थ जो होती है वो ऐसे नहीं बनी हुई है, अर्थ कोई मतलब ऐसे नहीं लग रही है, बल्कि वो स्लाइटली टिल्टेड है अपने एक्सिस के ऊपर। तो टिल्टेड होने से क्या है, सन तो इक्वेटर पे घूम रहा है इधर, तो जब सन इधर आता है तो यहाँ के जो एरियाज हैं उनको लाइट मिलती है, ठीक है, लेकिन जो एरिया इस पोल्स की तरफ चले गए हैं वो लाइट से दूर हो गए हैं, वहाँ छाया पड़ रही है, तो ये ठंडा हो जाएगा इलाका और यहाँ पे लंबे टाइम तक अंधेरा रहेगा, करीब 6 महीने तक। ठीक है, जब घूम करके जो है ये वाला इलाका अभी जो है यहाँ पे लाइट पड़ रही है, जब ये घूम करके अर्थ जो है उस तरफ आ जाएगी 365 मतलब 180 डेज के अंदर, तो फिर यहाँ जो अभी अंधेरा है वो लाइट आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक ऑब्लिक उसके अंदर घूम रहा है, तो कभी वो सन अर्थ के पास आ जाता है और कभी सन से अर्थ से दूर चल जाता है। जब अर्थ के पास आ जाता है तो गर्मी हो जाती है और जब दूर चल जाता है तो सर्दी हो जाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी ज्योग्राफी तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि बायो अपने आप में कोई साइंस ही नहीं है। बायो में क्या है, कुछ चीज हमने फिजिक्स से चुरा ली, हिस्ट्री से उधार मांग ली, कुछ चीज हमने ज्योग्राफी से ले ली, कुछ हमने हिस्ट्री पढ़ ली, इट्स अ खिचड़ी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, कहीं पर जब आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो भी बायो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सबको पढ़ना है, ये पैराग्राफ यहीं तक पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो sun and its tilt on the axis causes annual variation in the intensity and duration of the temperature resulting in distinct season।
ठीक है। तो जो सीजन हमको देखने को मिलता है सर्दी गर्मी बारिश, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द टिल्ट, जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है उसी के कारण हो रहा है। ठीक है। And the duration and temperature resulting in the distances. These variation together with the annual variation in precipitation. Precipitation क्या होता है? चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो क्या हिल स्टोन हो, किसी भी तरीके से पानी जमीन पे आता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एनीवे है ना, किसी भी तरीके से आ रहा हो तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कह देंगे। इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। तो इनके बारे में हम, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है। जस्ट अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कल से मैप पढ़ेंगे और 4 अबार्टिक फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे। So that's all children, good day.